Hello, dear friends. You're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 2 जून 2020 और आज हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। हमारा एम है, हमारा मोटो है और हमारा टैगलाइन है, दैनिक जागरण को आओ हम द हिंदू बनाएं। और जो डिफरेंस है दैनिक जागरण और द हिंदू के बीच में, उसको हम मिटाएं। तो हम दैनिक जागरण का डिस्कशन इस लेवल का करेंगे कि जो लेवल द हिंदू में होता है उसको हम कवर कर सकें, और जो टेंशन रहती है द हिंदू नहीं पढ़ने का, उसको भी हम दिमाग से कैसे निकाल सकें। तो डियर फ्रेंड्स, द दैनिक जागरण का डिस्कशन करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पहले एक बार देख लेते हैं कि कोरोना के केसेस पूरे वर्ल्ड में कितने हो गए हैं। तो फर्स्ट, वर्ल्ड में टोटल हो गए हैं 63 लाख। अमेरिका में अकेले यहाँ पर 18 लाख केसेज हो गए हैं। ब्राज़ील में 5 लाख केसेज। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1,91,000 केसेज हो गए हैं और दिल्ली में अकेले 20,000 केसेज। अगर राज्य की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा केसेज हैं महाराष्ट्र में 70,000, तमिलनाडु में 23,000 एंड गुजरात में 17,000। ये सभी केसेस था जो हमको पता रखना है। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की सभी के एग्जामों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है खरीफ फसलें कौन सी होती है। हमारे इंडिया में 3 तरह की फसलें होती है, एक रबी, एक खरीफ और एक होती है जायद। तो रबी क्रॉप सर्दियों में उगाई जाती है, खरीफ जो फसल रहती है उसे बारिश के समय उगाई जाती है, और जो जायद क्रॉप है वो बारिश होने से पहले उगाई जाती है गर्मियों में, उसे बोलते हैं जायद। मीन्स सर्दियों की जो फसल कट जाती है और बारिश आने तक जो नई फसल उगाते हैं उसके बीच में गर्मियों के समय जो सब्जी वगैरह उगाई जाती है उसे बोलते हैं जायद क्रॉप। तो याद रखना खरीफ में कौन सी फसलें आती है जो बारिश के समय उगाई जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, हमने बाकी सब देख लिया था पहले से, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के लिए 3 लाख रुपए का पैकेज जारी किया है। उसके बाद एमएसएमई क्या होता है, फंड्स बनाया गया है एमएसएमई के लिए। तो वो सभी हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि हाल ही में किसके लिए, खरीफ फसलों के लिए। तो खरीफ में ज्वार, बाजरा, रागी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है रागी, जो साउथ इंडिया में उगाई जाती है जैसे कर्नाटका। मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल, ये सभी कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। डायरेक्टली यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी क्रॉप खरीफ है, कौन सी क्रॉप रबी है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, एक यहाँ पर है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और आगे भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप है। तो यहाँ से हम कैसे नोट्स बनाएंगे इसका। सीएससीपी क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है वो। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मीन्स कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत। चेयरपर्सन इसका कौन है, विजय पाल शर्मा। इसका एक अलग से चेयरमैन होता है, मीन्स इसका चेयरमैन यूनियन जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वो नहीं होता। यूपीएससी कई बार डायरेक्टली दे देता है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक अलग से चेयरमैन होता है जिसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है, एमएसपी की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना। ये क्या करता है, एमएसपी जो रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी रिकमेंडेशंस, उसकी सिफारिश किसको भेजती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि किसानों को कितना एमएसपी दिया जाए। बट उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, सीएसीपी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इसको घटा भी सकता है, जो रिकमेंडेशन सीएसीपी ने दिया है उस रिकमेंडेशन को घटा भी सकता है कौन, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी, मीन्स जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है जो प्रधानमंत्री साहब की अध्यक्षता में काम करती है, वो इसको घटा भी सकती है। फाइनल डिसीजन कौन लेगा एमएसपी पर, सीसीईए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी सिफारिश किसके लिए करती है, ये जो सिफारिश करती है एमएसपी के लिए, ये सलाहकारी रहती है, बाध्यकारी नहीं। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान भी सकती है और ना भी माने। पहले ये समझो कि एमएसपी होता क्या है। जनरली क्या होता है दोस्तों, ये कोई किसान है, इसने कोई क्रॉप उगाई,
अब किसान बेचने के समय गया मंडी में, इसको 1 क्विंटल फसल उगाने के लिए लगे थे 1,000 रुपये, लेकिन जब बेचने गया तो मार्केट में प्राइस इतना कम था कि केवल 500 रुपये मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, आगे क्रॉप उगाने से डरेगा। अब क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अगर पहले से फिक्स कर लेती कि आपको मेज उगाने के अंदर या जो मक्का उगाने के अंदर अगर खर्चा आता है 1 क्विंटल का 1,000 रुपये, तो हम इसका 1.5 गुना मीन्स 1,500 रुपये आपको फिक्स प्राइस देंगे। अगर मार्केट में आपको इतना प्राइस नहीं मिलता है 1,500 रुपये, तो मैं आपको एमएसपी पर खरीद लूँगा। और एमएसपी जो लागत है, मूल्य है, उसका लगभग 1.5 गुना है। मीन्स अगर आपका 1 रुपये खर्च होता है तो आपको 1.5 रुपये मिलेंगे। जो क्रॉप है वो पूरी क्रॉप इसमें शामिल नहीं की गई है, इसमें कुछ क्रॉप्स हैं, 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जो शामिल की गई है। उसमें सीरियल्स मीन्स जो खाद्यान्न वस्तुएं, उसमें पेडी मीन्स धान, गेहूं, मेज, सोरगम, पल्स मिलेट, बार्ले और रागी। रागी जो है वो साउथ इंडिया में उगाई जाती है। पल्सेज में ग्राम मतलब जो चना है, तुअर, मूंग, उड़द और लेंटिल, ये सभी। ऑयल सीड में ग्राउंडनट जो हमारी मूंगफली है, सोयाबीन, सनफ्लावर, सूरजमुखी एंड सनफ्लावर, सिसमम, नाइगर एंड मस्टर्ड, ये सभी। एंड कॉमर्शियल क्रॉप में 4 क्रॉप है, कोपरा जो कोकोनट है, शुगर केन, कॉटन और जूट। ये सभी केवल और केवल टोटल 23 कमोडिटीज है, उसी का क्या किया जाता है, जारी किया जाता है एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यूपीएससी ने डायरेक्टली 2018 में 2018 में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया। उसमें 7 एग्जाम्पल्स दे दिए, 1 2 3 4 5 7, और क्रॉप्स दे दी कि कौन सा एमएसपी के अंतर्गत आता है, किसका एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे टर्मेरिक हल्दी, उसके बाद कैस्यू नट मीन्स सुपारी, इनका क्या नहीं किया जाता, एमएसपी निर्धारित नहीं किया जाता। तो वहाँ से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा वो आसानी से क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पर सीएससीपी आप याद रखोगे, सीएससीपी क्या है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो है ये फाइनल डिसीजन लेती है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखोगे कौन कौन सी क्रॉप इसमें इंक्लूड है। 2018 में यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएसपी क्या होता है, और एमएसपी क्या जो फार्मर्स का लो इनकम ट्रैप है, मीन्स जो लो इनकम ट्रैप मीन्स कम आय का जो जाल है जिसमें फंसे हुए रहते हैं फार्मर, क्या उससे बाहर निकाल सकती है। तो बिल्कुल निकाल सकती है। अभी हमने देखा था कि कैसे कम जो पैसा मिलता था उसके कारण ऋण जाल में फंस जाता है फार्मर, कम पैसा मिलता है, तो लेकिन एमएसपी मिलने के बाद उसका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो सकता है। सेकेंड जो पेज है उस पर हमारे लिए कोई काम की न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है, तो छोड़ देते हैं हम इसको। थर्ड जो पेज है वहाँ पर हमारे लिए क्या क्या याद रखना है कि फर्स्ट कि राज्यसभा में अभी हाल ही में क्या हुआ है, राज्यसभा में जो अलग से सीटें होती है राज्यसभा का, पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर्स के लिए, और हर 2 साल में 1/3 इसके सदस्य क्या होते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। हमारे को जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल मीन्स राज्यसभा में सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल। राज्यसभा तो परमानेंट मेंबर है, मीन्स परमानेंट वो है एक निकाय, कि ये क्या डिजोल्व नहीं होती, जैसे लोकसभा डिजोल्व होती है वैसे तरह ये डिजोल्व नहीं होती है। हमारे लिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है चुनाव आयोग। इसमें 3 सदस्यों का निकाय है चुनाव आयोग, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो संवैधानिक निकाय है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन, चुनाव आयोग, क्योंकि इसकी स्थापना हमारे संविधान में आर्टिकल्स के तहत संविधान निर्माण के समय कर दी गई थी। हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो किस किस का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मीन्स पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी का चुनाव करवाता है। मीन्स एक तरह से 4 जगह चुनाव करवाता है, राज्यों में राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा और किसी के चुनाव को हमारा जो चुनाव आयोग है वो नहीं करवाता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, तो 3 निकाय है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 1+2 है, इन सभी का जो इनमें किसी के पास वीटो पावर नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं, तीनों के अधिकार क्या हैं, समान, किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है, और जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के साथ होते हैं। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए एक है, वर्चुअल मीटिंग होगी किसके बीच में, मोदी और जो मोदी साहब जो है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि पहले ये होना था मतलब आमने सामने, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वहाँ पर नहीं हो पा रही है,
तो ऑनलाइन होगी, मीन्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए? क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर में जो चाइना की गतिविधियां बढ़ रही है, साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो वहां पर चाइना अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। कल भी हमने देखा था साउथ चाइना पॉलिसी, तो उसी के तहत 9 डैश लाइन हमने देखा था। अगर आपको समझना है तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हो, 9 डैश लाइन क्या थी। तो उससे संबंधित जो कैसे जो हमारा साउथ चाइना सी है, साथ में जो हिंद प्रशांत महासागर है, उसका जो नेविगेशन है, मीन्स जो जहाज जाते आते रहते हैं उसको फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। तो ये सभी आप याद रखोगे। एनसीएलटी थोड़ा सा याद रखना, यहाँ एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, इसने बैंक का पैसा नहीं चुकाया है, किसी बैंक से पैसा लिया है इसने और नहीं चुकाया, तो बैंक कहाँ जाएगी? एनसीएलटी में। एनसीएलटी में जाएगी और बैंक ये कहेगी कि आप मुझे अलाउ करो, ये जो पर्टिकुलर कंपनी इसने मेरा पैसा नहीं चुका है, इसकी संपत्तियां मैं बिकाना चाहता हूं। तो एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी उस कंपनी की संपत्तियों को बेचने का अधिकार किसको दे देगी? बैंक को। तो ये संपत्तियां बेचने का जो अधिकार है, कि उसकी संपत्ति बेचकर जो उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, वही क्या है? एनसीएलटी उसका निर्णय देती है। एनसीएलटी के निर्णय के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण है जिसे बोलते हैं एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अगर इसका भी निर्णय कोई मानने से तैयार नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना। पेज नंबर 4 नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 5 कोई काम की न्यूज़ नहीं है तो इसको भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 6 यहाँ पर भी हमारे लिए किसी काम की न्यूज़ नहीं आई है। पेज नंबर 7 आप छोड़ दोगे तो बेहतर रहेगा, आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर पूर्वी लद्दाख से संबंधित हमने पहले ही बातें कर ली कि पूर्वी लद्दाख में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये सभी बातें हमने कर ली है। आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर जो अगेन जो एक एडिटोरियल आया है, मैंने भरत झुनझुनवाला के एडिटोरियल जनरली द हिंदू में कभी देखे नहीं ज़्यादा, लेकिन दैनिक जागरण में ये हर 2-3 महीने में एक एडिटोरियल ऐसा लिखते हैं जिसकी मीन्स इनके एडिटोरियल देखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और ये ऐसे एडिटोरियल्स लिखते हैं जो रियली बहुत ज़्यादा मीन्स कंसेप्चुअल रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैबिनेट के फैसले हमने देख लिया। जनरली जो हमारा एमएसपी का मेन मामला था उसके बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पर एक बार देख लेना। श्रम कानूनों में सुधार की दिशा, इन्होंने क्या कहा है? इनका जो ये आर्टिकल था ये बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार से ही कुछ नहीं होगा। मीन्स आप श्रम कानूनों को सस्पेंड कर रहे हो, आप निलंबित कर रहे हो, उनसे ही कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको निवेश बढ़ाना है तो आप सोचो कि श्रम कानूनों में सुधार कर देंगे तो निवेश आ जाएगा, ऐसा नहीं है। निवेश के लिए आप बुनियादी संरचना जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट ये अच्छा करो, कानून व्यवस्था को अच्छा करो, बाजार में मांग और आयात इन सभी को अच्छा करोगे, तब जाकर आपके देश में निवेश आएगा। केवल श्रम कानूनों के पीछे मत पड़ो। फिर साथ में इन्होंने क्या कहा कि श्रम कानूनों को बना बनाकर हम क्या कर रहे हैं? हम श्रम को बढ़ा रहे हैं। मीन श्रम कानूनों के तहत हम फिक्स वेतन कर देते हैं, वेतन को बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है, मीन्स जो श्रमिक है उनके वेतन को बहुत ज़्यादा कर देती है, तो क्या होगा? उद्यमी जो है वो श्रमिक की जगह मशीन का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा? श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक क्या होंगे? बेरोजगार। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ में इन्होंने कहा कि सही है आप श्रम कानून लेकर आओ, श्रम कानून होना बहुत जरूरी है, बट किस जगह श्रम कानून किस जगह यूटिलाइज हो? श्रम कानूनों का यूटिलाइजेशन का भी एक पर्टिकुलर तरीका है कि श्रम कानून कहाँ पर हो। श्रम कानून ऐसी जगह हो जहाँ पर जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते आपको टाइम पर मिले, आपको सुरक्षित ऐसी जगह मिले जहाँ आप काम कर सको। ऐसा नहीं आपका हाथ कट गया तो सुरक्षा। साथ में उत्पादन कैसे बढ़े, इन सभी के लिए आप क्या लेके आओ? इन सभी के लिए आप क्या लेके आओ? श्रम कानून। लेकिन ऐसे श्रम कानून मत लेके आओ जो कि उद्यमी जो है, जो आपको काम दे रहा है उसके ऊपर थोपा जाए। कई बार क्या होता है कि कई बार जो एग्जाम्पल अगर ले तो श्रमिक जो अगर भर्ती करते हैं तो काम सही से नहीं करते, उसके कारण क्या होता है? जो उद्यमी रहता है, जिसकी कंपनी है, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चाहता है कि कौन श्रमिकों से झंझटबाजी करेगा, उसकी जगह मशीन लगा देता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए श्रम कानूनों में इस तरीके से बदलाव किया जाए ताकि जो उद्यमी है, जिसकी मशीन है, जिसने कंपनी लगा रखी है, उसको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि पहला जो श्रम कानून का पक्ष है उत्पादकता। श्रम कानून ऐसा हो जिससे उत्पादकता बढ़े। दूसरा कि श्रम में वेतन और सुरक्षा का प्रावधान हो।
लेकिन ऐसा ना हो कि श्रम कानून हम ऐसे ना बनाए जिससे लोग काम ही ना करें। जैसे एग्जाम्पल, श्रम कानूनों से जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इससे क्या हो रहा है, नुकसानदेह है। इस कानून के तहत उद्यमी अकुशल जो कर्मी है उनसे निजात नहीं पा सकता। मीन्स एक बार जब उसको भर्ती कर लिया तो वो उठा नहीं सकता। साथ में यहाँ पर देखो, कई बार उद्यमी जब काम में ढिलाई करने वाले किसी कर्मचारी को ऐसे बोलता है कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो बोलता है कि मैं लेबर कोर्ट, जो श्रमिक कोर्ट है, उसमें चला जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा आपकी कंपनी में। तो ये सभी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण जो कंपनी वाले हैं वो बड़ा डरते हैं। तो इसीलिए समझदारी की बात है। और यहाँ पर दे रखा है कि एक श्रमिक की हमारे यहाँ उत्पादकता केवल 6414 है, जबकि जो रसिया है, चाइना है, वहाँ 16,698 है। तो वहाँ पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औद्योगिक जो कानून है ऐसे ना हो जिससे कि उद्यमी है, जो जिसकी कंपनी है, वो अकुशल जो काम करने वाला है उससे निजात ही ना पा सके। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई कर्मचारी अगर ढिलाई करता है तो उसको निकालने का पूरा प्रावधान होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में कितना डिफरेंस है एक व्यक्ति की श्रम कानून को लेकर, श्रम क्षमता को लेकर। तो इसीलिए काम किया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि ऐसे कोई भी कानून जो उद्यमी को, श्रमिकों को यूज करने में कठिनाई हो, उनको थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। मीन्स ऐसे कानून ना हो जिनकी वजह से जो श्रमिक हैं उनको यूज ही ना कर सके, कौन, जो जिसने उसको लगाया अपनी फैक्ट्री में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि हमेशा आप एक ऑडिट कर सकते हो, एक ऑडिट कर सकते हो, श्रम ऑडिट, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका श्रम का कितना वैल्यू है, आपके श्रम की कितना उत्पादकता है। साथ में ऐसी कोई अगर मशीनरी निर्माण कर रहे हैं, ऐसी कोई मशीनें लगा रहे हैं जिससे श्रम की विस्थापन तो हो रहा है लेकिन श्रम का क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी मशीनों पर हम ज़्यादा टैक्स लगाकर उन मशीनों का जो उपयोग है उसको रोक सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी ना फैले। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पेज नंबर जो 9 है, यहाँ पर पेज नंबर पर ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षणिक ढांचा, ये एक बार आप पढ़ लेना। ऑनलाइन से संबंधित हम पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। एकदम सिंपल आर्टिकल है, कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। पेज नंबर 9, यहाँ पर प्रवासियों के बहाने संघवाद पर विवाद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, संघवाद क्या होता है। संघवाद में क्या होता है कि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत सारी होती है, ये सभी केंद्र और राज्य सरकारें कहाँ से, ये संविधान है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ से क्या लेती है, अपना अधिकार, और सभी मिलकर आपस में काम करती है। ये क्या है, संघवाद। मीन्स एक सेंटर और उसके छोटे छोटे कई राज्य, ये क्या है, संघवाद। और दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, दोनों को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, संविधान से, इसलिए इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद क्या होता है यहाँ पर, कि जो सेंटर है और स्टेट आपस में मिलकर काम करें। मीन्स सहकारी का मतलब मिलकर काम करना, तो उसे बोलते हैं सहकारी संघवाद। लेकिन हाल ही में हमने देखा कोरोना वायरस के केसेस में बंगाल जो था, वहाँ पर ममता दीदी ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की जो भावना है वो यहाँ नहीं देखने को मिली। साथ में जो एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों आर्टिकल्स आप याद रखना, तीनों आर्टिकल्स याद रखना। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक पावर है, जो आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स हैं 2005, उसके तहत तो किसी भी राज्य को अगर वो उसका कहना नहीं मानता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अपने अंडर में ले सकता है। लेकिन जो ये 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय शासन मीन्स राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल, इन 3 आपातकालों में हम राज्यों पर कोई ज़्यादा चीज़ें थोप नहीं सकते, स्पेशली डिजास्टर को लेकर। तो इनके अलग अलग आपातकाल की तीनों शक्तियां हैं। इसमें नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, लेकिन अभी तो नेशनल इमरजेंसी नहीं है, या राष्ट्रपति शासन लगता है, और यह 360 में वित्तीय आपातकाल, तो ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं है, तो कैसे लगाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, केवल और केवल 2005 का आपदा प्रबंधन नियमावली है, जिसके आधार पर अगर कोई राज्य सरकार कहना नहीं मानती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसे किसी न किसी टाइप से सबक सिखाया जा सकता है। यहाँ नगरों से मोहभंग और गाँवों में रोजगार तंग, तो कैसे लोग शहरों से गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं, कैसे शहरों की तरफ से गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और गांव में क्या क्या होना चाहिए ये इसमें पूरा लिखाया गया। तो गांव में मछली पालन, भेड़ पालन, उसके बाद पशुपालन, जितना भी एग्रीकल्चर है, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग हम लगाएं, गाँवों को हम स्वावलंबन बनाएं, गाँवों को हम स्मार्ट विलेज बनाएं। क्योंकि क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछ लिया गया कि स्मार्ट सिटी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक स्मार्ट विलेज ना हो। तो स्मार्ट विलेज में क्या क्या होगा, पानी की सुविधा होगी, हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, ये सभी होगा। साथ में गाँव में रोजगार के लिए
रोजगार के लिए जितने भी है, चाहे इंटरनेट से संबंधित रोजगार हो, चाहे फिर वो कुटीर उद्योग हो, ये सभी हमारे लिए होना चाहिए। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्या कि प्रेजेंट में हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका जीडीपी में योगदान लगभग 15 से 16% है, जबकि सेवा क्षेत्र कितना हो गया है, लगभग 60%। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना कि अगर जीडीपी 100 रुपये की है तो एग्रीकल्चर में केवल कितना योगदान है एग्रीकल्चर का, 16%। 15 मान लेते हैं, लेकिन जनरली इसमें डाटा क्या है, 16 ही है एग्जैक्ट, यहाँ पर 15 थोड़ा सा गलत है। तो याद रखना कि जीडीपी अगर 100 रुपये की है तो एग्रीकल्चर में कितने जा रहे हैं, 15 रुपये मान लीजिए, हम यहाँ का इसी डाटा को ले लेते हैं, 15-16 कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपये में से केवल 15% डाटा जो पैसा जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, लगभग 60% पॉपुलेशन, क्योंकि 60% किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर। सोचिए 100 रुपये का केवल 15 रुपये 60% पॉपुलेशन के पास जा रहा है, बाकी जो बचा है 85 रुपीज़ वो 40% जनसंख्या के पास जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, केवल 15% 60% पॉपुलेशन के पास, ये इसलिए हमारे यहाँ क्या है, गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, लोगों के पास जो आर्थिक संसाधन है वो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमको जरूर समझना चाहिए। यहाँ पर एक और बात बोली है कि जो हेल्थ है, हेल्थ प्रेजेंट टाइम में क्या है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। किस चीज़ का विषय है, राज्य सूची का। तो राज्य सूची का विषय है, इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में अगर इसे समवर्ती सूची में डाल दिया जाए तो केंद्र सरकार भी इस पर लॉ बना सकती है, किस पर, और राज्यों को दे सकती है। तो समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, और उसके बाद संघ सूची क्या होती है, ये अलग अलग। संघ सूची में ऐसे कानून है जिन पर संघ कानून बना सकती है, राज्य सूची में ऐसे कानून है जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में ऐसे कानून है जिन पर केवल समवर्ती सूची मीन्स जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। पेज नंबर 10 हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कई बार देख लिया कि 2 लाख की बूटी एमएसएमई, तो यह परिभाषा हमारे लिए कोई काम की नहीं है, परिभाषा के चक्कर में मत पड़ना कि परिभाषा क्या है एमएसएमई की, नो नीड टू रीड, हमको कोई ध्यान नहीं है। अश्वेतों के समर्थन में दूसरे देशों में भी सड़कों पर एक अश्वेत मारा गया था अमेरिका में, उसी के विरुद्ध यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नस्लवाद जो है उसके ऊपर लेकर। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेज नंबर 12 है यहाँ पर भी यूपीएससी के लायक कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है केवल याद रखना नाम निसर्ग तूफान, और तूफान के लिए क्या याद रखना, ये किसको टकराएगा, एम्फन पहले वेस्ट बंगाल, अब महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एम जो निसर्ग तूफान। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तूफान कब आता है कि एक जगह जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि धूल के कण बार बार चले जाते हैं, हवा के कण, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। एक तरफ जब हम देखेंगे कि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, और क्यों आते हैं, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ लो प्रेशर का जोन बढ़ता है, यहाँ से हवाएं तेज़ी से लो प्रेशर की जगह से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, क्योंकि हवा के पार्टिकल बहुत पास में हैं, इनकी सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम कंसंट्रेशन वाली जगह ये क्या करते हैं, गमन। तो इससे क्या है, हवाओं का तेज़ी से घूमना होता है और चक्रवात आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक था पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 14 पर हमारे लिए केवल इतना सा याद रखना कि स्पेस एक्स के द्वारा जो छोड़े गए थे 2 अंतरिक्ष यात्री, वो ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क है उसकी कंपनी है, तो उससे याद रखना। ये सभी टॉपिक्स थे जो आपने डिस्कशन किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।